दिल्ली जहां हर गली, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर राजनीति की बातें होती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार भी केजरीवाल की लहर चलेगी या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी? और कांग्रेस जो इस बार नए दावों के साथ मैदान में उतर रही है, क्या वापसी कर पाएगी? आज हम गहराई से चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव 2025 पर। कौन से मुद्दे इस बार चुनावी समर को गरमाएंगे, किन चेहरों पे दिल्ली की जनता भरोसा करेगी और पिछले चुनावों के वादों का क्या हुआ? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति के 3 खिलाड़ी जो इस बार चुनावी रणभूमि में आमने सामने हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि मैदान में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन तीनों दलों की ताकत, कमजोरी और इस बार की चुनावी रणनीति क्या है? आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की टीम। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का एक मजबूत आधार है। पिछली बार 2020 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने 62 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की थी और भाजपा को मात्र 8 सीटों पर रोक दिया था। केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता की है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का वादा करता है। मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की सरकारी स्कूलों में सुधार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई। लेकिन क्या इस बार भी ये रणनीति काम करेगी? कुछ आलोचकों का कहना है कि फ्री बिजली, पानी और बस सेवा की योजना सिर्फ वोट पाने का तरीका है। आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता को ये भरोसा दिलाना कि इनके वादे केवल चुनावी नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक फायदा देने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विफल रही है। तो देखना होगा इस बार जनता उनके काम को सराहती है या उनकी कमजोरियों पर सवाल उठाती है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों को दिल्ली के चुनाव से जोड़ा है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की बेहतर विकास और सुरक्षा तभी मिलेगी जब यहाँ भाजपा की सरकार होगी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में भाजपा के पास सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पिछले कई चुनाव में भाजपा पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया, जिससे जनता में स्पष्टता की कमी रही। यही सवाल इस बार भी है, क्या भाजपा फिर से बिना चेहरे के मैदान में उतरेगी? दूसरी बात है, भाजपा के पास दिल्ली के लिए स्थानीय मुद्दों पर ठोस योजना को लेकर स्पष्टता का अभाव रहा है। प्रदूषण, सीलिंग ड्राइव और यमुना नदी की सफाई जैसे मुद्दे बार बार उठते रहे हैं, लेकिन इनके समाधान पर पार्टी की नीति क्या है, वह मतदाताओं को साफ नजर नहीं आती है। तो सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार दिल्ली की राजनीति में कोई नया इतिहास लिख पाएगी या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो पिछले 25 सालों से चल रही है। बात आती है कांग्रेस पर, एक ऐसी पार्टी जिसने कभी दिल्ली पर लगातार 15 साल राज किया था। शीला दीक्षित की सरकार को विकास के मॉडल के रूप में याद किया जाता है, लेकिन 2013 के बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता गया है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरों और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात की है। कांग्रेस पार्टी के दावे हैं कि वह महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या बिना किसी बड़े नेता और संगठनात्मक मजबूती के कांग्रेस वापसी कर पाएगी? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है दिल्ली में उसका स्थानीय स्तर पर कमजोर संगठन। इसके बावजूद कांग्रेस छोटे छोटे वार्ड, मोहल्लों स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो क्या नई रणनीति कांग्रेस को वापस मुख्य मुकाबले में ला सकती है? यह देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव 2025 में उठने वाले सबसे बड़े मुद्दों के, जिन पर इस बार जनता का मूड और वोट दोनों निर्भर करेंगे। दिल्ली में चुनावी जंग केवल पार्टियों और नेताओं के बीच में नहीं होती, बल्कि ये चुनावी मुद्दों की लड़ाई भी है। आइए विस्तार से समझते हैं महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जनता क्या चाहती है और पार्टियां क्या वादे कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई और बेरोजगारी की, जो हर घर की समस्या बन चुकी है। हम लोग गिरिनगर के सामने जस्ट हनुमान मंदिर है और सब्जी मंडी है हमारा, मैं वहीं पर ही हूँ। हमारा बजट जो है ना बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, बढ़ गया रेट तो वो घटने का नाम नहीं लेता, वो बढ़ ही गया, आगे और बढ़ेगा। और उनके माध्यम से हम ना अपनी बातें सब जगह पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में हर परिवार इन सवालों से जूझ रहा है। सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर 1100 रुपए तक क्यों पहुंच गया और बेरोजगारी की समस्या कब सुलझेगी? दोस्तों, ये सवाल आपके नहीं, हर वोटर इस बार यही सवाल पूछ रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं,
लेकिन क्या ये नीतियाँ दिल्ली की मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों तक पहुंच पा रही हैं? बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, खासकर युवा वर्ग जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं। आम आदमी पार्टी ने रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया था, क्या ये सफल हुआ? और भाजपा इन मुद्दों को कैसे हल करेगी? यह अभी भी सवालों के घेरे में है। महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा प्रभावित करते हैं। तो क्या इस बार जनता इन पर कड़ी नजर रखने वाली है? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो ये दोनों ही मुद्दे चर्चित विषय हैं, जिन पर केजरीवाल सरकार ने अपनी साख बनाई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर तो बदली है, यह तो सच है। क्लासरूम बेहतर हुए हैं, शिक्षक और प्रशिक्षण में सुधार हुआ है और बच्चों की पढ़ाई के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई गई है। लेकिन क्या ये सुधार हर स्कूल में समान रूप से पहुंचा है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। तो क्या सिर्फ बड़े मॉडर्न स्कूल दिखाकर ही हर समस्या का हल हो गया है? अगर बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, तो ये क्लिनिक गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक मॉडल बने हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई मोहल्ला क्लिनिक समय पर नहीं खुलते और दवाइयों की कमी एक बड़ी समस्या है। क्या दिल्ली की जनता इन योजनाओं को पूरी तरह सफल मानती है या इनके पीछे कुछ कमी और दिखावा है? अब बात आती है उस मुद्दे पर जिसने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, प्रदूषण। हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली धुएं और स्मोक की चादर में लिपटी नजर आती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकला है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप और ई वाहन योजना चलाई है। लेकिन क्या ये काफी है? भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती है कि वह पराली जलाने का सारा दोष पंजाब और हरियाणा पर डालती है, लेकिन दिल्ली के अपने प्रदूषण स्रोतों को नजरअंदाज करती है। इस चुनाव में जनता यही पूछेगी कि कब तक मास्क पहनकर जीते रहेंगे, कब यमुना नदी साफ होगी। बात करें महिला सुरक्षा की, तो दिल्ली है। निर्भया केस के बाद में जो गुस्सा भड़का था उसने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन इतने सालों बाद भी क्या महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता है? दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और बसों में मार्शल्स की नियुक्ति की गई है, पर क्या ये उपाय पर्याप्त है? इस चुनाव में महिलाएं जरूर पूछेंगी कि सुरक्षा के नाम पर केवल कैमरे लगाना काफी है या हमें कानून और व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। बिजली और पानी के मुद्दे पर भी काफी राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली और पानी की योजनाओं से लाखों लोगों को राहत दी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्या मुफ्त योजनाएं अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ नहीं डाल रही? भारतीय जनता पार्टी इन पर आम आदमी पार्टी को कहते नजर आती है, फ्री बिजली देना ठीक है, लेकिन क्या ये योजना लंबे समय तक टिकाऊ है? तो सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली के लोग मुफ्त सेवाओं को पसंद करेंगे या वह दीर्घकालीन विकास की मांग करेंगे? दिल्ली चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे यही हैं: महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, महिला सुरक्षा और मुफ्त बिजली पानी की योजनाएं। हर मुद्दा आपकी जिंदगी से जुड़ा है और हर मुद्दा आपके वोट का हकदार है। दिल्ली में जातीय समीकरण का इतना असर नहीं है जितना उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कास्ट ग्रुप चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। पूर्वांचली वोटर्स यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े मतदाता, ये मतदाता लगभग 25% हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें पिछले चुनाव में मजबूत पकड़ के साथ अपने पक्ष में किया था। केजरीवाल की टीम ने छठ पूजा और अन्य सांस्कृतिक मुद्दों को उठाकर इन्हें साधा। अब देखना ये होगा कि ये वोट बैंक इस बार भी उनके साथ रहेगा या भाजपा उन्हें अपने पक्ष में खींचने में सफल होगी। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक है, खासकर वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। भाजपा ने मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं को आगे कर रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार पंजाबी भावनाओं को ध्यान में रखा है। कांग्रेस पार्टी भी इस वर्ग में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। दक्षिणी और बाहरी दिल्ली में जाट समुदाय का अच्छा प्रभाव है। यह समुदाय आमतौर पर भाजपा की तरफ झुकता रहा है, लेकिन कृषि कानून के विरोध के बाद क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो जातीय समीकरणों में इस बार कौन बाजी मारेगा, ये सवाल बड़ा है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें हम अलग अलग क्षेत्र में बांट सकते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक अलग मूड और वोटिंग पैटर्न होता है। पूर्वी दिल्ली, यहाँ पूर्वांचलियों का दबदबा है और आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में यहाँ क्लीन स्वीप किया था। भाजपा इस बार पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जोर दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली, यहाँ मिश्रित आबादी है, जाट, पंजाबी, दलित और व्यापारी वर्ग। भाजपा का यहाँ परंपरागत रूप से प्रभाव रहा है। नई दिल्ली, यहाँ अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट विपक्ष के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखती है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार इन क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न बदलेगा या फिर 2020 की कहानी ही दोहराई जाएगी? दिल्ली की राजनीति का परिदृश्य इस बार बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जो अपनी जन योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मोदी लहर और केंद्र सरकार की नीतियों के सहारे दिल्ली का किला जीतना चाहती है। और फिर है कांग्रेस जो अभी भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। दिल्ली की जनता के पास विकल्प हैं। क्या वे विकास और फ्री योजनाओं की नीतियों को फिर से मौका देंगे या वे भाजपा को नया मौका देकर सत्ता में बदलाव लाएंगे? और क्या कांग्रेस की कुछ सीटों को वापसी का मौका मिलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का मूड क्या कहता है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली चुनाव का विस्तृत विश्लेषण। अब आपकी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की। चुनाव में ज़रूर हिस्सा लें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।